हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स के नई क्लास नई चैप्टर में बच्चों, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। माई सेल्फ वैभव ठाकुर एंड आई एम गोइंग टू टीच यू दिस चैप्टर टुडे। देखो बच्चों, इस चैप्टर का इस टॉपिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हायर लेवल फिजिक्स को समझने के लिए बच्चे। इवन कि आपको पता होगा कि ड्यूअल नेचर, दैट इज द ड्यूअल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन्स एंड लाइट्स, पार्टिकल एंड मैटर। उसके बाद हमने देखा था अबाउट कम्युनिकेशन सिस्टम। बच्चे अगर आप ये चैप्टर्स जो पढ़ोगे आप, इन सभी चैप्टर्स में इसका इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट होती है। पहले बात तो वेव होता क्या है। वेव अपने आप में बच्चे एक एनर्जी का डिस्टरबेंस होता है। ध्यान देने वाली बात है कि वेव मोशन जब भी होता है तो एनर्जी का प्रोपेगेशन होता है, पार्टिकल्स का प्रोपेगेशन नहीं होता है। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द वेव मोशन। देयर इज ऑलवेज द प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, नॉट द पार्टिकल। फाइन। तो नाउ इसको जरा ट्यून अप करते हैं बच्चे। आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसको हम पढ़ते थे पहले कि इट कैन ट्रेवल इन फ्री वैक्यूम ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल सन से लाइट रेज यहाँ पे आ रहे हैं तो रास्ते में तो वैक्यूम है, और वी ऑल नो दैट लाइट रेज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आखिर वहां तो कोई पार्टिकल था ही नहीं, तो एनर्जी का ट्रांसपोर्ट हुआ कैसे? आखिर क्या चीज था जिसने एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट वहां पर ट्रांसमिट कर दिया? यहाँ पे ऑसिलेशन होता है बच्चों, किसका? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है, इसलिए इसका नाम होता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। नॉर्मल वेव जो हम बात करते हैं साउंड वेव, उसमें ऑब्वियसली बात है मीडियम के पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। ठीक है। अगर एयर हमारा एयर में लाइट वेव की बात करें तो वहां भी पार्टिकल का रोल होता है बच्चे। लेकिन अगर स्पेस, फ्री स्पेस वैक्यूम की बात करूं मैं, वहां पे आपका पार्टिकल्स ही नहीं है। इट मींस इन दैट केस जो भी आपको वेव का प्रोपेगेशन होता है वो कौन कर रहा होता है बच्चे? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से हो रहा होता है। और जो हमारा वेव का मोशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ये बात ध्यान देना बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। यानी इसके पास में ट्रांसवर्स नेचर भी होता है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन। ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बच्चे ऑसिलेशन के वेव मोशन के परपेंडिकुलर है बच्चे। दैट इज द पॉइंट। तो पहले हम इसके बारे में जाने उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं कि इस वेव की उत्पत्ति, इसका कंसेप्ट कहाँ से आया था, आखिर किस चीज से ये चीज ड्राइव किया गया था, वो हम यहाँ पे जानेंगे बच्चे। देखिए, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डन अबाउट द टॉपिक कॉल्ड फेराडे एक्सपेरिमेंट, फेराडे लॉ, जहां पे हमने जाना था कि जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ, ध्यान देना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो उस सर्किट के अंदर हमारा इंड्यूस ईएमएफ आता है। वहीं पे एक और लाइन था बच्चे की, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। ओके। एंड इलेक्ट्रिक जो ईएमएफ होता है बच्चे, उससे ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी आने वाला है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पे था। ओके। नाउ सी क्या क्या पॉइंट है यहाँ पे। तो फैराडे लॉ में हमें क्या बोला गया था बच्चे? माइकल फैराडे ने हमको क्या बोला, बताया था? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ था बच्चे, उसमें उसका एक लॉ ये था, अगर आपको याद हो वो लॉ, कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ये बात चल रही है किसकी बच्चे? इंड्यूस्ड ईएमएफ की चल रही है। दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो डी फाइव बी बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज है ना। तो यानी कि जो ईएमएफ है दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ E dash dot dl dash is nothing but d phi b by dt. So you can see here that a changing magnetic field, what is the conclusion of this point? That is, a changing magnetic field can also induce electric field. Okay, that is, changing magnetic field will induce electric field. So I can write it here. The conclusion is changing magnetic field, or you can write magnetic flux, okay, will induce nothing but इलेक्ट्रिक फील्ड। ना देखो क्या है बच्चे कि अगर आपको पता हो तो फिजिक्स में 90% लॉज जो होते हैं वो सिमेट्रिसिटी को फॉलो करते हैं। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो इसका वाइस वर्सा भी ट्रू हो सकता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी आ सकता है कि नहीं? अब तक हमने क्या देखा था?
अब तक हमने देखा था बच्चों कि अगर चार्ज मोशन करे तो करंट आता है, और करंट वेरिएबल हो, मूव करे, तो क्या मिलेगा आपको बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको। यानी मैग्नेटिक फील्ड का एक ही सोर्स था हमारे पास में, जो हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, दैट इज नथिंग बट दैट इज द सोर्स ऑफ मूविंग करंट विल गिव यू मैग्नेटिज्म, दैट इज फाइन। बट यहाँ पे हम बात करें, क्या यहाँ पे उल्टा पॉसिबल है? क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है? तो वो बात हमें किसने बताई बच्चे? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बताई हमको। तो मैक्सवेल ने पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी को चेंज करके रख दिया बच्चे। जो भी अब तक हमने पढ़ा था बच्चों, इलेक्ट्रिक फर्स्ट से लेकर 7 चैप्टर तक सब कुछ उसने चेंज कर रख दिया यहाँ पे। तो क्या पढ़ा था हमने, वो यहाँ पे जानेंगे हम, और मैक्सवेल ने भी क्या कहा वो भी जानेंगे हम। बट बिफोर दैट, उससे एक चैप्टर पहले, फेराडे लॉ से एक चैप्टर पहले एक और चैप्टर था हमारा बच्चे, जिसका नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड इन दैट चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट एम्पेयर लॉ। रिमेंबर दैट एम्पेयर लॉ? यस, वी डिस्कस्ड अबाउट एम्पेयर लॉ। तो हम एम्पेयर लॉ की बात करें, एम्पेयर ने हमको कहा था, एम्पेयर ने हमको कहा था, जो करंट को डिफाइन भी किया था ना उसने, याद करो, उसने कहा था हमको एम्पेयर ने कि भैया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब करंट में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। Only current can produce magnetic field. What he said? Only current can produce magnetic field. और जहां करंट नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। याद आपको एम्पेयर सर्कुलर लॉ क्या था हमारे पास में? एम्पेयर सर्कुलर लॉ। इस लॉ में क्या कहा गया था कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b dash dot dl dash is nothing but mu naught times the current flowing in that wire. Mu naught times. Are you getting my point? Mu naught times. ओके, सो व्हाट इज म्यू नॉट है? परमिएबिलिटी, हमने पढ़ा था इसके बारे में बच्चों। ओके ये उसने कहा था। अब मैक्सवेल ने कहा ठीक है, इतनी बात तो आपने कह दी, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक कैपेसिटर ले लेते हैं। तो उसने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहा बच्चे, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट भी कहते हैं। बट वो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, हम जानने से पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जो मैक्सवेल ने इनकंसिस्टेंसी बताए थे एम्पेयर लॉ की, वो हम पहले जानते हैं। तो व्हाट वाज द इनकंसिस्टेंसी इन एम्पेयर लॉ? Inconsistency in एम्पेयर लॉ। वो कौन सी इनकंसिस्टेंसी थी, वो हमें यहाँ पे जानना है। देखिए क्या किया उन्होंने, मैक्सवेल ने बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बताया उन्होंने कि क्या करो, एक कैपेसिटर ले लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लो, ठीक है। यहाँ पे एक कैपेसिटर को ले लिया गया, जिसका एक प्लेट हमारे पास में कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक और ले लिया गया बच्चे, यहाँ से हमारा पावर सोर्स है, ठीक है, वेरिएबल डीसी दे रहे हैं हम उसको, टेंशन मत लो। यहाँ पे हमारा स्विच, और ये हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट। ये पॉजिटिव नेगेटिव, जाहिर सी बात है भैया, ये वाला बंदा भी क्या होगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। ये दो प्लेट ले लिया हमने यहाँ पे, इसकी प्लस क्यू, इसकी माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, ठीक है भाई। अब मुझे देखिए बच्चा, इस वाले वायर को ध्यान से देखिए, इस वाले वायर की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे करंट मान लीजिए कितना फ्लो कर रहा है, तो उस करंट को उसने बोला आई सी, दैट इज द कंडक्शन करंट इज फ्लोइंग हेयर। ओके, वही करंट फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा। करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव एंड से निकलता है। एक्चुअली हो यहाँ पे ये रहा है बच्चे कि देखो, ये जो बैटरी है वो क्या कर रहा है, इससे प्लस चार्ज है यहाँ पे, तो ये इस वाले क्या कर रहा है, देखो इस वाले पॉजिटिव चार्ज बैटरी से क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ऐसे, और उस इलेक्ट्रॉन को इधर नेगेटिव पे भेज रहा है, तभी तो नेगेटिव चार्ज हो गया ये, है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ भेज रहा है, समझ में आ रहा है मेरी बात? ओके, या आप ये कह सकते हो कि ये नेगेटिव चार्ज बैटरी जो है वो यहाँ से नेगेटिव वाले से पॉजिटिव चार्ज खींच के यहाँ पे भेज रहा है, उल्टा भी कह सकते हो आप। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, अगर करंट ऊपर जाए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कुछ इधर जा रहा होगा बच्चे, हमारा इलेक्ट्रॉन का मोशन, मतलब नेगेटिव चार्ज का मोशन हमेशा इसका अगेंस्ट होगा इलेक्ट्रॉन के, ये हम जानते हैं, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ गई। अब उसने कहा ठीक है भैया, इतनी बात मैंने बता दी, तो मुझे बताइए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो बहुत आसान है, किसी वायर से डिस्टेंस आर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो आप कैसे निकालते हो? तो आप सिंपल सा यूज कर लेते हो बच्चे एम्पेयर लॉ। इस पॉइंट को आप बोलो C1। तो C1 पे जो आपका, इसके लिए हमने देखो यहाँ पे बना दिया एक एम्पेयर का लूप, एम्पेयरियन लूप बना दिया हमने। और इस लूप, ऑब्वियस बात है, लूप इस पॉइंट पे रहना चाहिए, यहाँ पे ऐसे पास होना चाहिए, तो ये हमने एम्पेयर लूप बना दिया। लेट मी मॉडिफाई दिस। ठीक है, ये काम हमने कर दिया। ओके, तो यहाँ पे करंट IC फ्लो कर रहा था, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अकॉर्डिंग टू एम्पेयर लॉ? कितना होगा भाई? बहुत आसान है, इंटीग्रेशन ऑफ B dl C1 का कितना होगा बच्चे? म्यू नॉट IC मतलब कंडक्शन करंट, है ना? फॉर्मूला होता है हमारे पास एम्पेयर लॉ, ठीक। और यहाँ पे इसको पता करने के लिए क्या करेंगे हम? तो यहाँ पे कंपास प्लेस कर देंगे अपना, पता चल जाएगा, है ना? कंपास करने के लिए रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना वो, ठीक है। तो उससे हमने इसका मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ दोनों निकाल लिया। उसने कहा, फिर मैक्सवेल ने कहा ठीक है भैया, आपकी बात मान ली हमने। अब यहाँ प्लस माइनस से साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, ऐसे होगा। तो मैक्सवेल ने कहा यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है बिटवीन द प्लेट्स, कोई पॉइंट है आपका, इस पॉइंट का नाम ले लो भैया C2। तो क्या C2 पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है? तो एम्पेयर ने कहा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहां पर करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है। भाई यहाँ पे तो एयर आ गया ना, एयर में करंट फ्लो करता है? नहीं करता, वहां तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और करंट का प्रोडक्शन कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ करंट कर सकता है। एम्पेयर लॉ, एम्पेयर ने कहा था कि सिर्फ करंट ही जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को बना सकता है। मैक्सवेल ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, देखो भैया यहाँ पे कंपास लेके आओ, और मिल गया आपको यहाँ पे भी, क्या मिल गया? तो यहाँ मिल गया आपको फिर से एक मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये थी बच्चे कि मैग्नेटिक फील्ड जो मिला था हमको C1 पे, वो इक्वल था मैग्नेटिक फील्ड एट C2, मतलब इन द सेकंड लूप C2 इक्वल था। नाउ दैट इज द कंसर्न। एम्पेयर लूप ने तो ऐसा कुछ नहीं, एम्पेयर लॉ तो यहाँ पे फेल हो गया था। तो यहाँ पे मैक्सवेल ने बोला, इट इज व्हाट मैक्सवेल सेड, दैट हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, सो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, दैट सेड मैक्सवेल। बट यहाँ पे उनकी बात को माना नहीं गया, क्योंकि अब तक तो सबका यही मानना था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड किससे आता है? करंट से आता है। तो पहले उसे प्रूफ करना पड़ेगा वहां पे कोई ना कोई करंट है, तभी उसकी बात मानी जाएगी। उस करंट का नाम इन्होंने क्या दिया बच्चे? डिस्प्लेसमेंट करंट दिया, ताकि लोग समझ जाए। वैसे मेन बात वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज हो रहा है उससे हमारा वहां पे क्या मिल रहा है बच्चे? हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। अब बोलोगे सर ऐसा थोड़ा ना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, चेंज कहाँ हो रहा है? तो भाई देखो क्या है कि ये जो बैटरी है, पहले यहां से उसने एक चार्ज को खींचा होगा तो एक पॉजिटिव आया होगा, फिर दूसरा खींचा होगा दो पॉजिटिव आया होगा, फिर तीसरा खींचा होगा तीन पॉजिटिव आया होगा। तो कोई भी बता सकता है यहाँ पे, कोई नॉर्मल पर्सन को फिजिक्स नहीं भी आती, वही बोल सकता है भैया चार्ज इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे प्लस वाला, और जब चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ माइनस वाला चार्ज इंक्रीज हो रहा है। जब चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा नहीं करेगा? बोलिए, बिल्कुल करेगा। एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द पॉइंट दैट मैक्सवेल वांट टू प्रूव कि भाई आपका जो एम्पेयर लॉ है वो तो इनकंसिस्टेंट है।